एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 कदम 2.0 सीरीज़, जिसमें लगातार हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट के को 30 टॉपिक में डिवाइड कर हर एक टॉपिक से 30 एमसीक्यू लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आप सीजीपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि अब तो एग्जाम को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और आपका रिविजन मोड ऑन होगा। तो रिविजन के लिए बेस्ट तरीका है एमसीक्यू लगाएं। तो इसी कड़ी में हम ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। मैं भावना वैष्णव आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आती हूँ, जिसमें हम लगातार साइंस के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आपका इन्वायरमेंट का है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने ज्योग्राफी में भी देखा होगा, तो ये अच्छी बात है, आपको दो वीडियो मिलेंगे एक टॉपिक से, तो आप ही की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कहता है नेशनल पार्क आर नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। राष्ट्रीय पार्क जो है वो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत क्या है, अधिसूचित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 के तहत बनाया गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था आपका 1972 में, और उसी के बाद से भारत में भी क्या किया गया, वन्य जीव जितने भी हैं उनकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, उनकी सुरक्षा के लिए क्या बनाया गया था, अधिनियम निर्माण किया गया था। और उसी के तहत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, उनको क्या किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इकोलॉजिकल सक्सेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क्स। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार राष्ट्रीय पार्कों में कड़ाई से संरक्षित होता है। अब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, कहने का मतलब कि आप देखेंगे जैसे कि कोई एक बंजर क्षेत्र है, मान लो उस क्षेत्र में क्या किया गया, पौधे लगाए गए, वहां पर क्या किया गया, वहां के सॉइल को कुछ वहां पर खाद वगैरह डाला गया, उनकी फर्टिलिटी को इनहेंस किया गया, बढ़ाया गया, और उसके बाद फिर वहां पर छोटे छोटे घास के मैदान उगे, धीरे से फिर क्या हुआ, छोटे छोटे पौधे उगने लगे, फिर बड़े बड़े वृक्ष उगने लगे। तो इस तरीके से जो क्या हो रहा है, इकोलॉजी में हम देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉरेस्टेशन हो रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे, यानी कि प्राकृतिक रूप से किसी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत फॉरेस्ट का या फिर वन्य जीवों का विकास होना, धीरे धीरे विकास होना, और वो विकास कैसा होगा, नेचुरली होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। पारिस्थितिकी अनुक्रमण या पारिस्थितिकी उत्तराधिकार हिंदी में शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार है राष्ट्रीय पार्कों में कड़ाई से संरक्षित होता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन का एक तरीका होता है। कहने का मतलब कि कोई एक इनबिल्ट आपका एक क्षेत्र होता है जो पहले से ही क्या हो, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर रिच हो, वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हो, फ्लोरा फौना की बहुत सारी वैरायटी हो, डाइवर्सिटी हो वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उनको उन्हीं के आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, उस क्षेत्र को कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाएंगी। ठीक है, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा कि उन लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा सूटेबल हो। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर क्या होगा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण आसानी से देखा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये कड़ाई से पालन होगा कहाँ पर, आपके राष्ट्रीय पार्कों में, और साथ ही साथ आपके बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में भी शामिल होगा, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी आपको पारिस्थितिकी अनुक्रमण या पारिस्थितिकी उत्तराधिकार देखने को मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय पार्कों में वन उत्पाद को हटाने की अनुमति दी जाती है। क्या ये सही है, वन उत्पाद को वहां पर से हटा देने की, जैसे कि आपके पेड़ पौधे उनकी कटाई की, वहां पर से जीव जंतु हैं उनके शिकार की अनुमति क्या होती है राष्ट्रीय पार्कों में? ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चाहे वो कोर जोन हो, चाहे बफर जोन हो, ट्रांजिशन जोन हो, किसी भी जोन में पेड़ पौधों की कटाई की या वन्य जीवों के शिकार की अनुमति जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एक और दो स्टेटमेंट हमारे सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एजर्शन यहाँ पर कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलाउ सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज, वन्यजीव अभ्यारण्य कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति देते हैं, तो देते हैं, सही बात है। कोर जोन और आपका बफर जोन होता है, एक कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है। कोर जोन में क्या होता है, किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि यहाँ पर अलाउ नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेशन किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एजुकेशनल रिसर्च वगैरह के लिए यहाँ पर अलाउ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका बफर जोन। तो बफर
बफर जोन में क्या होता है, थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ की जाती है विद परमिशन, और वहाँ पर रहने वाले जो लोकलाइट्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत वन्य जो उत्पाद होते हैं उनका कलेक्शन करना वहाँ पर क्या होता है, अलाउ किया जाता है। थोड़ी बहुत मात्रा में लिमिटेड यहाँ पर परमिशन दी जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, ये सब इतना ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन बफर एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट कुछ कुछ अलाउ किए जाते हैं, कहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसीलिए कहा जा रहा है कि वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। सही है, आपने देखा होगा कई कई वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे बारनवा पारा हो गया, है ना, गोमेडा वगैरह हो गया, आप घूमने गए होंगे, अचानक बार हो गया, तो उसके जो बफर जोन में है वहां पर घूमना अलाउ किया जाता है, लेकिन वहां पर पेड़ पौधा काटना, शिकार करना, ये सब अलाउ नहीं होता। तो मानव गतिविधियां कुछ अलाउ होती हैं। फिर आगे देखते हैं रीजन। वन्यजीव अभ्यारण्य नियंत्रित संसाधन उपयोग के साथ प्रजाति संरक्षण का उद्देश्य रखते हैं, यानी कि प्रजाति संरक्षण वहां पर करना है। जितने भी प्रकार के वहां पर फ्लोरा और फौना के स्पीसीज पाए जाते हैं उनका कंजर्वेशन तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर नियंत्रित संसाधन उपयोग को भी क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि वहां पर जिस भी प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनका नियंत्रित मात्रा में उपयोग किया जाए, खास करके वहां पर रहने वाले जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए। ठीक है, जैसे कि कोई वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहां पर पाए जाने वाले जो लोकल कम्युनिटीज है, वहां की ट्राइब्स हैं, भाई उनका जीवन तो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है कि उस जंगल के जितने भी वन उत्पाद हैं उनका कलेक्ट करना, तेंदुपत्ता हो गया, चार हो गया, या अन्य जंगली जो फल वगैरह हो गए, कंदमूल वगैरह हो गए, उनका कलेक्शन करना, उनको बाजार में ले जाकर बेचना। तो अगर ये बंद करा दिया जाए तो क्या होगा भाई, उनसे उनका जीवन प्रभावित होगा। इसीलिए कुछ मात्रा में संसाधन के उपयोग करने को अलाउ जो है वो किया जाता है वहां के लोकल जो कम्युनिटीज होती है उनके लिए। तो यही कहा जा रहा है। तो कारण भी सही है और कथन भी हमारा सही है, कारण कथन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन कोर जोन में ये स्ट्रिक्टली बैन किया जाता है। कोर जोन में बिल्कुल भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता। कोर जोन में किसी भी प्रकार के संसाधनों का कलेक्शन यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वगैरह के प्रोग्राम चल सकते हैं, इसके अलावा मॉनिटरिंग वगैरह की जाती है और कंजर्वेशन किया जाता है। तो कोर जोन में कुछ भी अलाउ नहीं होता, बट बफर जोन में, ट्रांजिशन जोन में कुछ कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर अलाउ किया जाता है थोड़ी मात्रा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बिल्कुल फैक्चुअल है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर हमको दो शब्दों पर ध्यान देना है, एक तो उष्णकटिबंधीय और दूसरा सदाबहार वन। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो कहाँ पाया जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट? क्या गिर में? यहाँ पर तो वर्षा बहुत कम होगी। ठीक है, तो गिर में पाए जाने की संभावना है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बांधवगढ़, ये भी आपका डेसिडियस फॉरेस्ट वाला एरिया आता है, एवरग्रीन तो नहीं आएगा बांधवगढ़ में। ठीक है, फिर डेजर्ट नेशनल पार्क, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, रेगिस्तान है, तो कहाँ से यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाएगा? इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? शांत घाटी भी कहते हैं। साइलेंट वैली आपकी स्थित है केरला में। ठीक है, और यहाँ पर जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आप देखते हैं केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है और सबसे अधिक वर्षा भी उस क्षेत्र में होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास। तो इस वजह से यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? साइलेंट वैली। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को वनस्पति प्रकार के साथ मेल कीजिए। एक साइड पे आपको कुछ नेशनल पार्क दिए हुए हैं और एक साइड पे वहां पर पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियां दी, आपको करेक्ट मैच करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सुंदरवन। सुंदरवन में तो यही पाया जाता है मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है? मैंग्रोव वनस्पति बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये क्या करती है, कार्बन पृथक्करण का काम करती है और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर से कैच करती है और उसको क्या करके रखती है, कलेक्ट करके रखती है अपने स्टेम में, इसके अलावा रूट्स में, सॉइल में। ठीक है, जिससे कि पर्यावरण क्या रहता है, साफ सुथरा स्वच्छ रहता है। ठीक है, तो मैंग्रोव क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। मोस्टली इसका विस्तार अगर हम भारत में कहें तो कहाँ पर स्थित है? ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर भी आपको सुंदरवन जो है इसका विस्तार देखने को मिलेगा। मेनली यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, इसके अलावा सुंदरी ट्री यहाँ पर फेमस है। ठीक है, इसके अलावा खारे पानी का मगरमच्छ यहाँ पर फेमस है। तो ये सारी चीजें आपको सुंदरवन में मिलेगी, जहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, मैंग्रोव ट्री। इसको ज्योग्राफी वाले पार्ट में आपने बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा होगा। ठीक है,
चलिए आते हैं अगले में, हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? इसमें तो अल्पाइन ही आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क जो है ये कैसा है आपका? ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में स्थित है, बर्फीला क्षेत्र है। तो यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अल्पाइन, जिसकी हाइट कितनी होती है? लगभग 3200 से 5000 लगभग आसपास मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, और अल्पाइन ट्री आपके हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। फिर आपका क्या है? कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क में डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट कहने का मतलब जो कि गर्मी के समय अपने पत्ते जो है वो क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं, ताकि वो नष्ट ना हो सके, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा पत्तियां खुलती हैं, स्टोमेटा खुलती हैं, और ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बचने के लिए पौधे अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, ताकि वो गर्मी में भी सस्टेन कर सके। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? कान्हा नेशनल पार्क में, ठीक है। एमपी में है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सब घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर नेक्स्ट है फूलों की घाटी। ये भी आपका किस क्षेत्र में आता है? हिमालयन रीजन में आता है, वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है फूलों की घाटी, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलता है? अल्पाइन घास का मैदान मिलता है। तो बिल्कुल 1 2 3 4 ये जमा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। सही है। बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र क्या होते हैं? जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर क्या किया जाता है? एक बहुत बड़े एरिया को कवर किया जाता है, जिसमें नेशनल पार्क्स आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकते हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स आ सकते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। टाइगर रिजर्व्स आ सकते हैं, एलिफेंट रिजर्व्स आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत शामिल हो सकता है। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र, और इसमें क्या किया जाता है? इसमें वहां पर पाए जाने वाले फ्लोरा, फौना, वहां की जलवायु, वहां के सॉइल, इन सभी को क्या किया जाता है? कंजर्वेशन प्रदान किया जाता है, और साथ ही साथ वहां पर पाए जाने वाली लोकल कम्युनिटीज को भी कंजर्वेशन प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता दी जाती है। सही है। फिर नेशनल पार्क्स कैन बी पार्ट ऑफ देम। बिल्कुल सही। अभी मैंने कहा कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कुछ नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर साइलेंट वैली नेशनल पार्क ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है आपका नेशनल पार्क्स के अंदर, क्या नेशनल पार्क किसके पार्ट हो सकते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, कोर जोन अलाउज ह्यूमन सेटलमेंट। ये बिल्कुल सही है। गलत है, सॉरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इनको हम 3 अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका कोर हो जाएगा, फिर आपका बफर हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ होता है, बफर जोन में टूरिज्म अलाउ होता है, मॉनिटरिंग करना अलाउ होता है, रिसर्च प्रोग्राम्स अलाउ होते हैं, ठीक है। फिर कोर जोन में बिल्कुल भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ अलाउ होंगे? ट्रांजिशन और बफर जोन में। कोर जोन में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। एक और 2 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विच नेशनल पार्क कंजर्व अ फ्लोटिंग बायोमास इकोसिस्टम। कौन सा राष्ट्रीय पार्क तैरते हुए बायोमास पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करता है? लोकतक झील, केबुल लामजाओ, चिलिका या भीतरकनिका, इनमें से कौन सा आपका राष्ट्रीय पार्क है? तो लोकतक झील जो है इसके ऊपर स्थित है क्या? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो लोकतक झील नहीं आएगा आंसर, आपको क्या लगाना है? केबुल लामजाओ लगाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा राष्ट्रीय पार्क। तो लोकतक झील क्या कोई राष्ट्रीय पार्क है? नहीं। लोकतक झील के ऊपर स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो हड़बड़ी में लोकतक झील देख के डायरेक्ट ये नहीं लगा देना आंसर, ठीक है। केबुल लामजाओ हमारा आंसर होगा, जो कि कहाँ स्थित है? आपके मणिपुर में स्थित है, और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, एकमात्र इसे कहा जाता है। लोकतक झील के ऊपर है ये, और साथ ही साथ यहाँ पर पाई जाने वाली एक प्रजाति है जिसका नाम है सांगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN की रखी गई है रेड डेटा बुक में, और इसका कंजर्वेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। केबुल लामजाओ याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा चिलिका और भीतरकनिका दोनों ही उड़ीसा में स्थित है। चिलिका आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर खारे पानी का सबसे बड़ा महामगरमच्छ यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा चिलिका में कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह भी देखे जाते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केबुल लामजाओ।
चलिए अगर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एजर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। एजर्शन कहता है मैंग्रोव्स एक्ट एज कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या होते हैं ये समझते हैं। देखिए दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है आपका कार्बन सोर्स और एक शब्द आता है कार्बन सिंक। कार्बन सोर्स जैसे कि कोल माइन, वैसे तो कोल माइन है कार्बन सिंक, क्योंकि जितने भी कोल है वो क्या है वहां पर दबे हुए हैं, कार्बन है ना। कोल जो है वो क्या है, कार्बन है। तो कार्बन कहाँ दबा हुआ है, धरती के नीचे। लेकिन आज के टाइम पे हमने उन कोल माइन को क्या किया है, उसकी खुदाई की, ड्रिलिंग की बहुत ज्यादा, और ड्रिल करके कार्बन सोर्स सिंक को हमने सोर्स में चेंज कर दिया। यानी कि कोयले का स्रोत क्या है, ड्रिल करने के बाद वो क्षेत्र जहां पर कोल माइन पाया जाता है, तो हमने ड्रिल कर करके क्या किया, कोल को बाहर निकाला। यानी कि जो कार्बन नीचे दबा हुआ था सिंक के रूप में, उसको हमने क्या बना दिया है, सोर्स बना दिया है। तो जहां से कार्बन की उत्पत्ति हो रही है वो क्या है, कार्बन सोर्स है। और जहां पर कार्बन जाकर क्या हो रहा है, पर्यावरण से कार्बन को लेकर जिस जगह में डिपॉजिट कर दिया जा रहा है उसको हम कार्बन सिंक कहेंगे। जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब समझिए कि वो अपना भोजन बनाने के लिए कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से क्या करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और यूज करते हैं। तो वातावरण को क्लीन करने का काम करते हैं कौन, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या होंगे, कार्बन सिंक होंगे। ठीक है, तो ये दो शब्द याद रखिएगा, कार्बन सिंक और कार्बन सोर्स। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैंग्रोव्स एक्ट एज कार्बन सिंक, सही होगा। मैंग्रोव क्या करते हैं, मैंग्रोव फेमस है बहुत ज्यादा किस चीज के लिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन को ये ग्रैब करते हैं, ग्रैब करके अपने स्टेम्स में, अपने रूट्स में और सॉइल में क्या कर देते हैं, स्टोर करके रखते हैं। बहुत लंबे समय तक ये कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। फिर रीजन कहता है मैंग्रोव्स हैव हाई बायोमास एंड प्रोडक्टिविटी। मैंग्रोव्स में क्या होती है, प्रकाश, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक, और साथ ही साथ उस कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये कार्बन को पर्यावरण से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं लंबे समय तक। ठीक है, और बायोमास ज्यादा होने का ये मतलब है कि किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होना। तो मैंग्रोव जो है वो क्या है, सुंदरवन में बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, रीजन भी सही है, एजर्शन भी सही है, और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए, विच नेशनल पार्क लाइज इन द ट्रांस हिमालय जोन। कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। आपने ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र आपको पता होगा कौन सा है। ट्रांस हिमालय शब्द सुनते ही आपके दिमाग में ज्योग्राफी का मैप दिमाग में घूम जाना चाहिए, और अगर नहीं आपको पता है तो फिजिकल डिवीजन वाली वीडियो को ज्योग्राफी की आप बिल्कुल देखिए, वहां से आपको इसमें क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में इनमें से कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो हेमिस नेशनल पार्क स्थित है। साइलेंट वैली तो नहीं आएगा, केरला में स्थित है, तो वेस्टर्न घाट अगर पूछता तो साइलेंट वैली आप लगाते। दाचिगम कहाँ है, दाचिगम है तो आपके कहाँ, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ही, लेकिन ये दाचिगम किस में आ जाता है, ये वेस्टर्न हिमालय वाले पार्ट में आ जाता है। इसमें ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये इनका पार्ट हो जाता है, दाचिगम और फूलों की घाटी। लेकिन आपका ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में आता है हेमिस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेमिस। ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिड्यूस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। देखो ये बात हो रही है किसके बारे में, वन्यजीव गलियारे के बारे में। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, मान लो कि ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दूसरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब यहाँ से यहाँ अगर कोई जानवर जाता है, यहाँ पर पड़ने वाले बीच में मान लो ह्यूमन सेटलमेंट है, अब यहाँ पर कोई जानवर एंटर कर गया गाँव के अंदर, जैसे हाथी वगैरह के किस्से आपने सुने होंगे, पेपर में आए दिन छपते रहते हैं, मानव और हाथी के बीच में संघर्ष, जिससे या तो फिर किसी मानव को नुकसान हुआ या तो फिर हाथी की क्षति हो गई। इस प्रकार के न्यूज बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं। तो मान लीजिए एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र की ओर मान लो कोई जानवर जो है वो गमन कर रहा है, बीच में ह्यूमन सेटलमेंट आया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिससे कि या तो फिर ह्यूमन को नुकसान होगा या तो फिर उस जानवर को नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा, इनके बीच में कॉरिडोर बना दिया जाएगा। कॉरिडोर का निर्माण करने से दोनों वन क्षेत्र को
जोड़ दिया जाएगा आपस में, जिससे ये सुरक्षित रहेंगे। मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया जा सकेगा, रोका जा सकेगा। तो पहला स्टेटमेंट कहता है रिड्यूस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। इससे क्या होगा, मान लो यहाँ से यहाँ एक कोई एलिफेंट है, वो इस जगह में क्या हो गया, चला गया, तो क्या हुआ, उसने अपना आवास यहाँ से यहाँ बदल दिया, जिससे क्या हो रहा है, आवास का विखंडन हमको देखा जा रहा है। ठीक है, तो कॉरिडोर्स होंगे तो आवास का विखंडन नहीं होगा, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह विचरण कर पाएंगे, तो आवासों के विखंडन को कम करता है। बिल्कुल सही। इम्प्योर जेनेटिक फ्लो, ये सही है। मान लो कि एक वन क्षेत्र को जोड़ता हुआ दूसरा वन क्षेत्र के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है, अब मान लो कि कोई जानवर इसी वन क्षेत्र में रहता है और यहीं पर रहने वाले जीवों के साथ में आपस में क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो जिससे जेनेटिक वेरिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लो कॉरिडोर बना दिया, एक वन क्षेत्र को दूसरे वन क्षेत्र से जोड़ दिया, अब यहाँ पर रहने वाले जीव आसानी से यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ पर रहने वाले जीवों के साथ में आपस में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि जीन्स में क्या आएगी, वैरायटी आएगी, वेरिएशन आएगा, तो जेनेटिक फ्लो इससे क्या होगा, बना रहेगा। तो बिल्कुल सही है, इंप्रूव जेनेटिक फ्लो। ठीक है। आर मैंडेटरी अंडर WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये गलत है, मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ये सुझाव दिया जाएगा कि अलग अलग योजनाएं चलाई जाएंगी, कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिससे कि फ्लोरा और फौना को संरक्षित किया जा सके, लेकिन मैंडेटरी नहीं किया गया है। ठीक है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, एक और दो स्टेटमेंट हमारे सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मैच द फॉलोइंग वाला है, जानवरों को आवासों के साथ मेल करना है हमको। एक और आपके जानवर दिए हुए, हिम तेंदुआ, गेंडा, बाघ, नीलगाय। तो हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, उनके आवास को आपको क्या करना है, मैच करना है। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, ठंडा रेगिस्तान। हिम समझ में आ रहा है, सीधी सी बात है, बहुत हिंट यहाँ पर दिया ही हुआ है प्रश्न में, बहुत इजी है। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड कहाँ पाया जाएगा, ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डेजर्ट में। ठीक है, लद्दाख वगैरह वाले क्षेत्र में, तो ये सीधा मैच हो जाएगा। गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा, बाढ़ का मैदान। ठीक है, फ्लड प्लेन, आपका ब्रह्मपुत्र बाढ़ का मैदान जो है आसाम वाले क्षेत्र में, कांजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, फिर बाघ कहाँ पाया जाएगा, मैंग्रोव, याद करो, रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन, मैंग्रोव वन वहां पर पाए जाते हैं। तो तीसरा का सी का 3 हो जाएगा। नीलगाय शुष्क पर्णपाती वन वाले क्षेत्र में, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन क्षेत्रों में नीलगाय पाई जाएगी। तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही मैच कर रहा है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कीटोन स्पीसीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रेगुलेट इकोसिस्टम बैलेंस। जो कुंजी प्रजाति होती है ये जरूरी क्यों है? पहला स्टेटमेंट है वह पारिस्थितिक तंत्र संतुलन को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही। कुंजी प्रजाति कौन सी प्रजाति होते हैं? जो कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में कम मात्रा में उपलब्ध भले हों, लेकिन उस पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? कीटोन स्पीसीज या कुंजी प्रजाति कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए जरूरी होते हैं। बिल्कुल सही। बाघ एक मुख्य पत्थर नहीं होगा, ये कुंजी प्रजाति होगा। ठीक है, तो कीटोन स्पीसीज है, कुंजी प्रजाति है बाघ। बिल्कुल सही। मान लीजिए कि कोई एक जंगल है, अब वहां से बाघ की प्रजाति कैसी हो गई है? विलुप्त हो गई है। तो उस जंगल में हर्बीवोरस जितने भी टाइप के आपके एनिमल्स होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब हर्बीवोरस बढ़ गए तो वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट को क्या करेंगे? खाएंगे, जिससे कि प्लांट जो है वो वहां के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हर्बीवोरस को मेंटेन करने के लिए, उनकी संख्या को संतुलित करने के लिए क्या चाहिए? वहां पर बाघों की संख्या चाहिए। तो बाघ क्या होंगे? कुंजी प्रजाति। अगर बाघ किसी जंगल से खत्म हो जाए तो वहां पर शाकाहारी जो पशु है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और शाकाहारी जो है वो वहां के सभी वेजिटेशन को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। इसीलिए बाघ जो है वो क्या होंगे? कुंजी प्रजाति होंगे किसी जंगल में। ठीक है, इनको हटाने से जैव विविधता बढ़ जाती है? नहीं, इनको हटाने से जैव विविधता बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और अदर जीवों की संख्या कम हो जाएगी। तो जैव विविधता का मतलब क्या है? जितनी ज्यादा वैरायटी उतनी ज्यादा विविधता, तो वैरायटी कम हो जाएगी ना, है ना? तो इनको हटाने से जैव विविधता कम हो जाएगी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कुंजी प्रजाति में आपके क्या क्या आ जाएंगे? हाथी आ जाएंगे। हाथी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाथी क्या करते हैं? पेड़ पौधों के बीजों को खाते हैं, और उसके बाद उनका जो भी मल होता है, जो भी उनके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो यहाँ वहाँ गिरते हैं। अब उन अपशिष्ट पदार्थों में उनको खाद भी मिल जाता है, कंपोस्ट में मिल जाता है, और साथ ही साथ
उनमें कुछ जो पौधों के बीज होते हैं, जब पानी वहां पर पड़ता है तो अपने आप वहां पर पौधे उगने लगते हैं। तो हाथी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हाथी कैसे होते हैं? जायंट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं साइज में। तो साइज में इतने बड़े होते हैं, जब वो चलते हैं तो जो कटीली झाड़ियां हैं उसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं और वहां पर से एक मार्ग बनाते हुए चलते हैं। तो हाथी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा वो अपनी सूंड से क्या करते हैं? जमीन को डिग करते हैं और डिगिंग की वजह से वहां पर जमीन में जो पानी नीचे दबा हुआ होता है वो क्या आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। तो हाथी के होने के भी बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट उसकी हम बोल सकते हैं कि उसका अपना एक अलग महत्व है। ठीक है, तो हाथी भी क्या है? एक कुंजी प्रजाति है। बाघ क्या है? कुंजी प्रजाति। तो कुंजी प्रजाति वे प्रजाति होंगे जो कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। उनकी अनुपस्थिति से पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आई होप आपको ये कुंजी प्रजाति अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरल रीफ्स आर प्रोटेक्टेड इन मरीन नेशनल पार्क्स बिकॉज समुद्री राष्ट्रीय पार्कों में प्रवाल भित्तियों को सुरक्षा दी जाती है। क्यों? वे जलवायु के प्रति संवेदनशील है, वे मीठे पानी की पारिस्थितिक तंत्र है। गलत है ये तो। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही तो मीठे पानी कहाँ से आ जाएगा? ये तो अपने आप गलत हो गया। वे वर्षा को कम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे स्थलीय आवास हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जलवायु के प्रति ये अत्यंत संवेदनशील होते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए किसी समुद्र में कोरल रीफ्स हैं, अब टेम्परेचर मान लो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा? जो आपके कोरल प्रवाल भित्तियां होती हैं, ठीक है, इनमें क्या हो जाता है? विरंजन हो जाता है। विरंजन होने का मतलब क्या होता है? जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, कोरल पॉलिप्स के अंदर क्या होते हैं? एल्गीज होते हैं, जो ज़ैंथेली करके एल्गीज होता है। ये जो एल्गी होता है ये कैसा रिलेशन शेयर करता है कोरल पॉलिप्स के साथ में? सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीविता, साथ साथ जीते हैं ये, एक दूसरे को शेल्टर और भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्गी होते हैं ये क्या होते हैं? कोरल पॉलिप्स को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कोरल पॉलिप्स में जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कोरल विरंजन की हमको प्रवाल विरंजन की समस्या देखने को मिलती है अगर जलवायु में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है तो। इसके अलावा जल अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो भी वो एल्गी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी प्रवाल विरंजन जैसी समस्याएं हमको देखने को मिलती है। तो ये जलवायु के प्रति क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील होते हैं, इसीलिए इनकी सुरक्षा जो है वो की जाती है। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरल रीफ कंजर्वेशन इज सीन इन, कोरल रीफ कंजर्वेशन कहाँ देखा जाता है? गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, भीतरकनिका या चिलिका? तो कहाँ देखा जाता है सबसे ज्यादा कोरल रीफ? यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ मन्नार आपका एक ऐसा जैव विविधता वाला क्षेत्र है जहाँ पर क्या क्या स्थित है? कोरल रीफ भी स्थित है, साथ ही वहां पर में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसा स्थल है जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है और साथ ही साथ में कोरल रीफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो अपने आप में अनोखा है। तो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में स्थित है। डुगोंग यहाँ पर सीकाउ बहुत ज्यादा फेमस है, सीकाउ का कंजर्वेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो गल्फ ऑफ मन्नार में इतनी चीजें याद रखिए। तो कोरल रीफ का संरक्षण कहाँ? गल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। एक साइड पे आपको कुछ स्पीसीज दी हुई हैं और दूसरे साइड पे ये बताया जा रहा है कि IUCN के रेड डेटा बुक में इनकी स्थिति क्या है, इनका स्टेटस क्या है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक प्रकार की पक्षी है जो कि आपके कच्छ, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में, जो पाकिस्तान बॉर्डर वाला क्षेत्र है, इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर ज्यादातर पाया जाता है और यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा हंटिंग की जाती है वहां पर फैले हुए अंधविश्वास की वजह से, जिसकी वजह से इसकी संख्या घटकर बहुत कम हो गई है और IUCN की रेड डेटा बुक में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, यानी कि इनकी संख्या बहुत कम रह गई। अगर ये संख्या भी खत्म हो गई तो आने वाले समय में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इस दुनिया से ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको साइन ऐसे CR से शो किया जाता है, इसको रेड डेटा बुक में CR की कैटेगरी में रखा गया है। फिर है हिमालयन ताहर। हिमालयन ताहर एक प्रकार के शिप की प्रजाति है, गोट शिप ऐसा मिक्स टाइप का फॉर्म दिखेगा। हिमालयन क्षेत्र में ये पाया जाता है और इसे आपके नियर थ्रेटन कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, नियर थ्रेटन कैटेगरी में मतलब लुप्त प्राय के निकट। अभी लुप्त ये हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर इनको कंजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया गया तो हो सकता है इनकी संख्या में कमी तेजी से देखने को मिले। तो नियर थ्रेटन एंटी कैटेगरी में रखा गया है किसको? हिमालयन ताहर को।
फिर आता है आपका क्या, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। हिम तेंदुआ किस क्षेत्र में पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट क्षेत्र में, और इसको किस में रखा गया है, लुप्त प्राय, ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में, EN से शो किया जाता है इसको। इसके बाद है स्लोथ बियर। स्लोथ बियर या स्लोथ भालू कहते हैं इसको, वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है, जो कि अभी इनके ऊपर कोई संकट स्पेशल रूप से ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये असुरक्षित है। अगर आने वाले समय में क्या हो, इनको कंजर्व नहीं किया जाए, इनका कंजर्वेशन के लिए स्टेप ना लिए जाए, तो हो सकता है ये भी आगे चल के नियर थ्रेटन या आपके इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में जंप कर जाए। तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, असुरक्षित है, लेकिन अभी खत्म होने चालू नहीं हुए, तो स्लोथ बियर आ जाएगा 4 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, 3, 2, 4। किसमें है 1, 3, 2, 4, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगी, आप एक बार थोड़ा IUCN की रेड डेटा बुक वाली जो इंडिया के जितने भी कुछ स्पेसिफिक प्रजातियां हैं उनको एक बार जरूर रीड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। IUCN क्या करता है, IUCN जो है वो रेड डेटा बुक जारी करता है, ठीक है। अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के जो फ्लोरा और फौना है उनकी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, और उनके आधार पर उनको अलग अलग स्टेटस, अलग अलग कैटेगरी में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ताकि कोई नेशन जो है वो क्या कर सके, उनके कंजर्वेशन के लिए स्पेशल टाइप की परियोजनाएं बना सके, उनके कंजर्वेशन के लिए स्टेप लिए जा सके, ठीक है। चलिए, डेंस फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू, जो घने वन होते हैं वो सबसे ज्यादा किस में अपना योगदान देते हैं, नाइट्रोजन के नुकसान में, कार्बन पृथक्करण में, मीथेन उत्सर्जन में, ओजोन क्षरण में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन पृथक्करण। कार्बन पृथक्करण क्या होता है, यानी कि कार्बन को आपके एटमॉस्फेयर से क्या करना, ग्रैब करना और किसी जगह पर स्टोर करके रख लेना। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आपके वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके भोजन निर्माण करते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर से ज्यादा कार्बन को खींचते हैं, अपने तनों में, अपने रूट्स में या फिर मिट्टी में क्या कर देते हैं, उस कार्बन को स्टोर कर देते हैं, जिससे कि आपका वातावरण कैसा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, कार्बन की मात्रा कम होती है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान भी क्या होता है, बना रहता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में हमको कमी दिखाई देती है। तो घने वन क्या करते हैं, कार्बन पृथक्करण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल पार्क्स हेल्प मेंटेन राष्ट्रीय पार्क बनाए रखने में मदद करते हैं, किसको बनाए रखने में, अनुवांशिकी विविधता। राष्ट्रीय पार्कों में क्या होंगे, बहुत ज्यादा प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाएंगे, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा वैरायटी होगी, उनके जीन्स में वैरायटी होगी। अब एक जीव दूसरे जीव के साथ में रिप्रोडक्शन जब करेंगे तो उनमें क्या होगा, उनकी जीन्स में हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, जितनी ज्यादा जीन्स में वैरायटी उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ठीक है, स्टेबल होगा। तो ये तो होगा, जैव रासायनिक चक्र को मेंटेन करेंगे, पारिस्थितिक संतुलन बना के रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क इंक्लूड्स, यूनेस्को के विश्व धरोहर राष्ट्रीय पार्क में क्या क्या शामिल है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है, 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। और ये क्या करता है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं इनमें अलग अलग प्रकार के, जैसे कोई पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकीय क्षेत्र हो गया, सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, इनको क्या करता है, शामिल करता है, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो शामिल है, ये पूछा जा रहा है। कांजीरंगा, मानस, सुंदरवन। कांजीरंगा कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, ठीक है, वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। फिर मानस नेशनल पार्क मानस नदी के नाम पर रखा गया है, और ये भी आपके असम में स्थित है, ठीक है। मानस किसकी ट्रिब्यूटरी है, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है, मानस नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर सुंदरवन, सुंदरवन में मैंग्रोव फॉरेस्ट मौजूद है, बहुत ज्यादा मात्रा में रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं यहाँ पर, कहाँ स्थित है, वेस्ट बंगाल में। तो ये तीनों ही शामिल है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, ठीक है। अच्छा, मुझे साथ में अभी बताइए कि अभी की कंडीशन में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे इंडिया में मौजूद है, ठीक है। उनमें से प्राकृतिक कितने हैं, सांस्कृतिक कितने हैं और मिक्स्ड वाले कितने हैं, ये भी जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेटलैंड्स इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी बिकॉज दे सपोर्ट।
आर्द्र भूमि जैव विविधता को बढ़ाती है क्योंकि वे समर्थन करती हैं। आर्द्र भूमि क्या होते हैं? वेटलैंड्स। वेटलैंड्स ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हम नमी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, 6 मीटर की गहराई तक वहां पर क्या होना चाहिए? वाटर, सरफेस में वाटर होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है? रामसर साइट घोषित किया जाता है और वहां पर मौजूद वेटलैंड्स को क्या किया जाता है? उनका कंजर्वेशन किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जैव विविधता को तो बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वे कई पोषक स्तर का समर्थन करते हैं। अब देखो, कोई वेटलैंड वाला क्षेत्र होगा, नमी बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वहां पर पेड़ पौधों को खाने वाले जीवों की संख्या ज्यादा होगी, पेड़ पौधों को खाने वाले जीवों की संख्या ज्यादा होगी तो मांसाहारी जीव भी बहुत ज्यादा होंगे। तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कई पोषक स्तर को वो क्या कर रहे हैं? समर्थन या संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ये केवल शाकाहारी थोड़ी ना होंगे, केवल उत्पादक या केवल अपघटक भी नहीं हो सकते। केवल वाला ऑप्शन हमेशा थोड़ा सा डाउटफुल रहना है इसमें। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है, हाईएस्ट एनर्जी एग्जिस्ट एट विच ट्रॉफिक लेवल? अलग अलग पोषक स्तर होते हैं ऊर्जा के। उत्पादक स्तर होगा, फिर आपका इसके ऊपर प्राथमिक स्तर होगा, द्वितीयक स्तर होगा, तृतीयक स्तर होगा। ठीक है, उत्पादक स्तर में क्या आ जाएंगे? उत्पादक स्तर में आपके प्लांट्स आ जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे हर्बीवोरस, जो कि इसको खाते हैं, जैसे कि खरगोश हो गए, गाय हो गई, हिरण हो गए। ठीक है, फिर माध्यमिक उपभोक्ता जो कि इनको खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को। ठीक है, और तृतीयक उपभोक्ता जो कि माध्यमिक उपभोक्ता को खाएंगे और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाएंगे। ठीक है, तो सर्वोच्च ऊर्जा स्तर कहाँ होगी? उत्पादक में। 100% मान लो इन्होंने फोटोसिंथेसिस करके ऊर्जा का निर्माण किया है। ठीक है, तो अगले स्तर में यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के पास में केवल 10% ऊर्जा ही क्या होगी? एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसमिट होती है। 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल कितना होता है? 10% होता है। अब अगले लेवल पर आएंगे तो 1% रह जाएगी ऊर्जा, अगले लेवल पर आएंगे तो 0.1% रह जाएगी ऊर्जा। तो इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण 10% ही होता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ होगी? उत्पादक स्तर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान था। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन इज हाईएस्ट इन? बायोमैग्निफिकेशन किन में सबसे ज्यादा होता है? प्रोड्यूसर्स में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या डिकम्पोजर्स? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है ये सबसे पहले हम समझेंगे। जैव आवर्धन भी जिसे कहते हैं हिंदी में। बायोमैग्निफिकेशन का ये मतलब होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि आपके डीडीटी हो गए, मर्क्यूरी हो गए, इनका एक्यूमुलेशन एक लेवल से दूसरे लेवल में, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में क्या होना? कंटिन्यू एक्यूमुलेट होते रहना, बढ़ते जाना, आवर्धित होना। ठीक है, मान लीजिए कि एक कोई फिश है तालाब में, छोटी सी फिश है, उस फिश ने एक कोई प्लास्टिक का टुकड़ा जो है वो निगल लिया। अब उस एक छोटे फिश को क्या किया? एक बड़ी फिश ने खाया। ठीक है, तो वो छोटी, अब मान लो कि 3-4 छोटे छोटे फिशेस ने प्लास्टिक के टुकड़ों को निगल लिया था। अब उन 3-4 छोटे छोटे फिशेस को किसने खा लिया? एक बड़ी फिश ने खा लिया। तो बड़ी फिश के अंदर क्या हुआ? 3-4 छोटे छोटे फिश के अंदर जितना प्लास्टिक मौजूद था वो उस बड़ी फिश के अंदर चला गया। तो एक्यूमुलेट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। किसके अंदर? बड़ी फिश के अंदर प्लास्टिक की मात्रा। तो वैसे ही एक स्तर से दूसरे स्तर में जब पॉल्यूटेंट की मात्रा या प्रदूषक की मात्रा एक्यूमुलेट हो जाए, आवर्धित हो जाए, बढ़ते जाए, उसे हम क्या कहेंगे? बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या उत्पादक में ज्यादा होगा? नहीं, उत्पादक को तो शाकाहारी खाएंगे, तो इनमें जो भी पॉल्यूटेंट होगा वो शाकाहारियों में क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब शाकाहारी को कौन खाएंगे? मांसाहारी खाएंगे। तो इनमें जो भी पॉल्यूटेंट होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा किनमें? मांसाहारियों में। अब घटकों में इतना ज्यादा पोल्यूटेंट जो है वो एक्यूमुलेशन नहीं होता, इसकी वजह से मांसाहारियों में सबसे ज्यादा जैव आवर्धन या फिर बायोमैग्निफिकेशन देखा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, स्पीसीज रीइंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में पुनः परिचित की गई कौन सी प्रजाति है? इनमें से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चीता, राइनो, लायन या टाइगर? तो आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा, अभी बीच में मोदी जी जो है कुछ साल पहले की बात है, 2022 के आसपास की, अफ्रीका, आपके नामीबिया और साउथ अफ्रीका से वो क्या लेकर आए थे? चीते लेकर आए थे। और उन्हें कहाँ रखा गया था? कूनो में। ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स, इन सिटू कंजर्वेशन में कौन कौन शामिल है? तो हमारा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा राष्ट्रीय पार्क, जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, आपके बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज हैं, ये सभी किस में आएंगे? इन सिटू कंजर्वेशन, है ना, कि जिस भी फ्लोरा फौना का जो प्राकृतिक आवास है उनको उनके आवास पर ही क्या दिया जाए? संरक्षण प्रदान किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो जू दिया गया, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जिन बैंक, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह इन सभी फ्लोरा फौना को ले जाया जाता है और उनके आवास से उनको उठाकर किसी स्पेसिफिक जगह में कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो वो किस में आता है? ये आएंगे आपके एक्स सीटों में। ठीक है, तो इन सीटों में क्या आएगा? सिर्फ नेशनल पार्क ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑकर्स इन, सर्वोच्च प्राथमिक उत्पादकता कहाँ होती है? तो सर्वोच्च प्राथमिक उत्पादकता होती है मैंग्रोव्स में। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता सर्वोच्च होने का क्या मतलब होता है? देखो, सबसे पहले तो मैंग्रोव जो वन होते हैं उनको एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर मिलता है उनको, ठीक है, उनको एक परफेक्ट क्लाइमेट मिलता है। वहां पर क्या होता है? थोड़ी मॉइस्चर होती है, नमी होती है ऐसे क्षेत्रों में, जैसे कि आपका नदी के तटीय क्षेत्र हो गए, जैसे कि कोस्टल एरिया, आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया। ठीक है, समुद्री क्षेत्र भी है, नदी वाला क्षेत्र भी है। तो नदी के सेडिमेंट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि पौधों को वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे पौधे क्या हो पाते हैं? प्रॉपर ग्रो हो पाते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बायोमास इनका ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है किनमें? मैंग्रोव्स में। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्बन को ग्रैब करते हैं फोटोसिंथेसिस करके, इनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। फिर ये लैंड वाले एरिया में और आपके वाटर वाले एरिया, दोनों एरियाओं में रहते हैं, जिसकी वजह से इनको एक ऐसा परफेक्ट क्लाइमेट मिलता है, इनको ऐसा एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसकी वजह से इनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। किनकी? मैंग्रोव्स की। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आते अगले प्रश्न की ओर। एक और आपका नेशनल पार्क है और दूसरी ओर वो कैसे क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, ये दिया हुआ है। गिर नेशनल पार्क, हाँ, तो इसका एक ही आएगा। गिर नेशनल पार्क जो है ये आपके सेमी एरिड यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, तो ये आपका कैसा क्षेत्र होता है? सेमी एरिड क्षेत्र होता है। ठीक है, फिर सुंदरबंस कोस्टल रीजन में आता है। सुंदरबंस कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, तो वो तटीय क्षेत्र है आपका। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला क्षेत्र है, बांग्लादेश का वाला बे ऑफ बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसकी वजह से ये कोस्टल रीजन में शामिल है। हेमिस जो है ये कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय, इससे हमने पहले पढ़ा था, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। इसके बाद है आपका साइलेंट वैली वेस्टर्न घाट में, केरल में स्थित है साइलेंट वैली। तो 1 2 3 4 सीक्वेंस से आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान था क्योंकि इससे पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, आते अगले प्रश्न की ओर। फॉरेस्ट फायर्स एडवर्सली अफेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, रीजन कहता है फॉरेस्ट फायर अल्टर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड स्पीसीज कंपोजिशन। देखिए, पढ़ते हैं पहले। वन में जो आग लगती है, इससे वन्यजीव आवास को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है ना, जितने भी हैबिटेट होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, जिससे वहां पर रहने वाले जितने भी वन्यजीव है उनके आवास समाप्त हो जाएंगे, तो उन पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ना वन में आग लगने से। कथन सही है। कारण कहता है वनों में आग पोषक चक्र और प्रजाति संरचना को बदलती है। ठीक है, वनों में आग लगने से क्या होंगे? ये बड़े बड़े पेड़ पौधे हट जाएंगे। कैनोपी में, पौधों की जो कैनोपी होगी वो डेंस बहुत ज़्यादा होगी। वनों में आग लगने से कैनोपी थोड़ी कैसी हो जाएगी? खुल जाएगी। बड़े बड़े पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? सूर्य का प्रकाश नीचे तक आ पाएगा अच्छे से। और नीचे जो पौधे थे, छोटे छोटे पौधे थे जो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते थे, घनी कैनोपी की वजह से वो क्या करने लगेंगे? ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रजाति संरचना बदल जाएगी। ठीक है, कुछ पौधे समाप्त हो जाएंगे, कुछ नए पौधे उगेंगे, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? प्रजाति संरचना में बदलाव देखने को मिलेगा। तो कथन और कारण दोनों सही है, बट ये दोनों सेपरेटली सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आते अगले प्रश्न की ओर। 26 हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इन नेशनल पार्क मेनली लीड्स टू, राष्ट्रीय पार्कों में आवास विखंडन मुख्य रूप से किस ओर ले जाता है? किस ओर ले जाता है? देखो, आवास विखंडन होगा, बहुत ज्यादा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी कि मान लो कि एक नेशनल पार्क है ना, अब ये अलग अलग क्षेत्रों में बट गया है, अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में बट गया है। तो यहाँ पर
मान लो इस तरीके से। अब यहाँ पर रहने वाले जीव सिर्फ यहीं पर रहेंगे, तो यहीं पर रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी प्रकार के जीव होंगे उन्हीं से आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे और उन्हीं से उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे। यहाँ पर रहने वाले जीव यहीं पर ही क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पर रहने वाले जीव यहीं पर रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इनके जीन्स में क्या हमको वैरायटी देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी। धीरे धीरे उनमें जो एडेप्टेशन है ना, और आपका एडेप्टेशन बोल सकते हैं या फिर वैरायटी बोल सकते हैं, या सर्वाइवल के जो चांसेस है वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, कम हमको होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनमें जीन्स की वैरायटी खत्म हो गई है। मान लो यहाँ पर रहने वाला जीव यहाँ जाता, यहाँ पर रहने वाला जीव यहाँ जाता, अब यहाँ पर रहने वाले जीवों में कुछ वैरायटी अलग है जीन्स में, तो यहाँ पर रहने वाले जीवों में आपस में रिप्रोडक्शन होगा, तो उनसे बच्चे जो पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, उनमें जीन्स में अलग वैरायटी देखने को मिलेगी। तो जीन्स में विविधता क्या हो जाएगी, समाप्त होने लगेगी। तो क्या आ जाएगा, अनुवांशिक प्रभाव में वृद्धि नहीं होगा, जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा, स्थिर पारिस्थितिक तंत्र नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर अनुवांशिक अड़चन, या इसे इंग्लिश में शब्द कहा जाता है जेनेटिक बॉटलनेक। ठीक है, ये याद रखिएगा। जेनेटिक बॉटलनेक क्या होता है, जेनेटिक जो वैरायटी है, जीन्स में जो वैरायटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है, उसी को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक बॉटलनेक कहेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा, जेनेटिक बॉटलनेक की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है असर्शन और रीजन वाला। असर्शन कहता है क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन इन नेशनल पार्क। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय पार्कों में प्रजाति वितरण को प्रभावित करता है। देखिए, जब जलवायु परिवर्तन होगा यानी कि वर्षा की मात्रा, वर्षा का समय बदल जाएगा, मान लीजिए, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई या गर्मी कम हो गई, है ना, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। जलवायु में परिवर्तन यानी कि लंबे समय से चले आ रही किसी क्षेत्र की जो जलवायु है या मौसम में वहाँ का यानी कि प्रेशर है, वहाँ का रेनफॉल है, वहाँ का जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव देखने को मिलता है, उसे हम जलवायु कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। तो क्लाइमेट चेंज हो गया, मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो गया। अब समुद्र का स्तर बढ़ गया या समुद्र का खारापन बढ़ गया, तो समुद्र का खारापन बढ़ गया मतलब कि समुद्र में ऐसे जीव जो कि कम खारापन में क्या करते थे, सस्टेन करते थे, वो जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, या फिर मान लो कि कोई एक जंगल है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका ठंडा क्षेत्र में आता है, मान लीजिए वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ऐसे जीव जो ठंडे क्षेत्र में निवास करते थे वो उस गर्म वाले क्षेत्र में क्या रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो प्रजाति वितरण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है स्टेटमेंट कि जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय पार्कों में प्रजाति वितरण को प्रभावित करता है। इसके अलावा तापमान और वर्षा में परिवर्तन आवास उपयुक्तता को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अभी यही मैंने कहा कि टेम्परेचर और वर्षा की मात्रा अगर क्या हो जाए, बदल जाए, तो उनका आवास भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। आवास की उपयुक्तता को ये क्या कर देते हैं, बदलते हैं। तो कारण और कथन दोनों सही है और कारण कथन को सही एक्सप्लेन करता है। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। आपने पढ़ा होगा, ये प्रश्न आया भी था, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, सीजीपीएससी में ये पूछा गया था। हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है ताकि इसके विषय में आपको और भी चीजें पता हो। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कब स्थापित किया, कब बना और इसका पुराना नाम क्या था। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। तीसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल गलत है। एशियाटिक लायंस कहाँ पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो जिम कॉर्बेट बाघों के लिए प्रसिद्ध है वैसे तो, बट एशियाटिक शेर यहाँ पर नहीं पाए जाते। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एक और दो स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पेरियार नेशनल पार्क के बारे में है। दो स्टेटमेंट दिए हुए, हमको चुनना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। पेरियार नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एलिफेंट, सही बात है ना। एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है आपका पेरियार नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। दिस इज रॉन्ग, इट इज लोकेटेड इन केरला। केरला में स्थित है। यहाँ पर पेरियार लेक भी पाया जाता है। ठीक है, तो लोकेटेड इन तमिलनाडु नहीं होगा, लोकेटेड इन केरला होगा, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा, ये कहा जा रहा है सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, सिमलीपाल के बारे में
यहाँ पर ये मिसिंग हो गया, ठीक है। ये सिमलीपाल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ स्थित है, प्रश्न में है, स्टेटमेंट में है, हम पढ़ते हैं। इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व एरिया कहें या फिर नेशनल पार्क कहें, कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। इट इज नोन फॉर टाइगर कंजर्वेशन, ये आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। और यहाँ पर जो फेमस है वो ब्लैक स्ट्रिप टाइगर है, जिसे आपका मेलेनेटेड टाइगर के नाम से, मेलेनिस्टिक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। उसमें बहुत ज्यादा काली काली धारियां पाई जाती है। तो ब्लैक स्ट्रिप टाइगर कहाँ पाया जाता है, सिमलीपाल नेशनल पार्क में, ठीक है। और ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए भी जाना जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी ये जाना जाता है। इट इज अ कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व, गलत है, कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व में ये नहीं आएगा, तटीय जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमलीपाल के विषय में, जो कि उड़ीसा में स्थित है और टाइगर कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 और 2, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारे आज के वन्यजीव संरक्षण और आपका नेशनल पार्क, इनसे 30 प्रश्न हमने आज के कंप्लीट किए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल और अच्छी लगी होगी। आप रिवीजन करने के लिए एक बार और जरूर वीडियो देखें और बने रहिए हमारे साथ 30 कदम से। थैंक यू सो मच।